हेलो डियर लर्नर्स, पूंजी लाभ कैपिटल गेन्स से संबंधित विषय सामग्री में आपका स्वागत है। आज हम पूंजी लाभ से संबंधित अपने इस तीसरे वीडियो में कर मुक्त पूंजी लाभ के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको आज धारा 54 और 54 से संबंधित अन्य धाराओं में किस प्रकार से कटौती प्राप्त होती है, किस प्रकार से पूंजी लाभ को कर मुक्त किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। आइए विषय सामग्री का अध्ययन करते हैं। कर मुक्त पूंजी लाभ या एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन। पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत पूंजी लाभ धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA के अंतर्गत कुछ निश्चित दशाओं में करदाता द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करने पर कर मुक्त हो सकता है। यहाँ हमने महत्वपूर्ण धाराएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त एक दो धाराएं और भी हैं जो एक व्यक्ति या एचयूएफ के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो कि प्रश्न सवाल में आते हैं, परीक्षाओं में आते हैं और उनके बारे में ये पूछी जाती रही हैं। अब हम एक एक धारा को विस्तार से समझेंगे। सर्वप्रथम है धारा 54, रिहायशी मकान के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ। यह धारा एक व्यक्ति एवं एचयूएफ पर लागू होती है। मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य रिहायशी मकान संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर लागू होती है। ऐसी कोई भी मकान संपत्ति जो रिहायशी प्रकृति की हो, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो और करदाता के द्वारा गत वर्ष में उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, हस्तांतरण किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा बात को। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य समझने वाला यह है कि किस प्रकृति की संपत्ति का हस्तांतरण होगा, संपत्ति अल्पकालीन होगी, दीर्घकालीन होगी, इनको समझना है हमको। तो धारा 54 में रिहायशी मकान जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से संबंधित हो, अर्थात 24 माह से अधिक समय तक जो भवन करदाता के पास रहा हो, रहने के उद्देश्य से संबंधित भवन हो और उसका हस्तांतरण गत वर्ष में करदाता ने किया हो, तभी यह धारा 54 का लाभ मिल सकता है। ये इसकी शर्तें हैं। करदाता द्वारा नया रिहायशी मकान निर्धारित अवधि में प्राप्त किया जाना चाहिए, अर्थात एक मकान उसने बेच दिया और दूसरा रिहायशी मकान वो खरीद ले, प्राप्त कर ले, निर्माण करवा ले या क्रय कर ले। नए रिहायशी भवन का क्रय हस्तांतरण की तिथि से 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष के अंदर कर लेना चाहिए, या नए रिहायशी मकान का निर्माण हस्तांतरण की तिथि से 3 वर्ष के अंदर पूरा करा लेना चाहिए। मतलब एक रिहायशी मकान गत वर्ष में करदाता ने हस्तांतरित कर दिया, विक्रय कर दिया, विनिमय कर दिया। अब जो इस मकान को बेचने से पूंजी लाभ हुआ है, यदि करदाता चाहता है कि यह पूंजी लाभ कर मुक्त हो जाए तो करदाता को एक नया रिहायशी भवन खरीदना है, प्राप्त करना है या निर्माण कराना है। और उसकी समय सीमा क्या है? जिस तिथि पर पुराने मकान को उसने बेचा है उस तिथि से 1 वर्ष पहले या तो खरीद लिया हो या 2 वर्ष के अंदर खरीद ले। यदि वो नया मकान बनवाना चाहता है, कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है, तो 3 वर्ष का समय है कि मकान हस्तांतरण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर निर्माण कार्य पूरा करा ले। यदि ऐसा होता है तो इस प्रकार निर्मित किए गए या खरीदे गए नए रिहायशी मकान में जो धनराशि विनियोग होगी, उस विनियोग की राशि को, उस खर्च किए गए वास्तविक राशि को या पूंजी लाभ जो दोनों में कम हो वो कर मुक्त होता है। ये धारा 54 हो गई हमारी। देखिए इसमें हमने 5 शर्तें लिखी हैं और 5 शर्तों का पूरा होना महत्वपूर्ण है। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं होगी तो कटौती या कर मुक्त का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात एक व्यक्ति को, एक एचयूएफ को ही ये कटौती मिलेगी। रिहायशी मकान का हस्तांतरण होना जरूरी है। मकान के हस्तांतरण करते समय ये देखना ज़रूरी है कि यह रिहायशी मकान दीर्घकालीन होना चाहिए और मकान का हस्तांतरण करने की तिथि से 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद
या 3 वर्ष के बाद में नया मकान खरीदे या बनवा लेना चाहिए। इस प्रकार जो धनराशि नए मकान में लगेगी वो धनराशि हमारी कर योग्य पूंजी लाभ जो आया था पहले उसकी सीमा तक कर मुक्त हो जाएगी। जैसे एक मकान बेचा, रिहायशी मकान, उसको बेचने से 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ और नया मकान हमने खरीद लिया 4 लाख रुपए का 1 साल के अंदर, तो 4 लाख रुपए क्या है, 5 लाख रुपए से कम है, तो 4 लाख रुपए हमारा कर मुक्त हो जाएगा। और अगर नया मकान 10 लाख रुपए का ले लिया हमने, तो उस दशा में जो 5 लाख कैपिटल गेन हुआ था वो 5 लाख कर मुक्त हो जाएगा, अर्थात अधिकतम कर मुक्त जो होगा वो पूंजी लाभ होगा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी धारा है धारा 54B। धारा 54B कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाले पूंजी लाभ से संबंधित है। यह धारा भी एक व्यक्ति इंडिविजुअल एवं HUF पर लागू होती है। शहरी क्षेत्र में स्थित ऐसी कृषि भूमि जो कि हस्तांतरण की तिथि से पूर्व के 2 वर्षों तक कृषि कार्य में प्रयुक्त हो रही हो, उसके हस्तांतरण से होने वाले अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर लागू होती है। देखिए धारा 54 हमने इसके पहले पढ़ी थी, वो केवल दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के संबंध में लागू थी, लेकिन यहाँ पर धारा 54B अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही संपत्तियों के संबंध में लागू है। यह अंतर हो गया। समानता क्या है, वो भी HUF और इंडिविजुअल के लिए थी और 54B भी HUF और इंडिविजुअल के लिए है। एक और अंतर है, धारा 54 रिहायशी मकान से संबंधित थी, धारा 54B शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि से संबंधित है। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ट्रांसफ़र ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, यही ध्यान रखना है हमको कि कौन सी धारा किस प्रकार की पूंजी संपत्ति से संबंधित है। करदाता द्वारा कृषि भूमि के हस्तांतरण की तिथि से 2 वर्ष के अंदर नई कृषि भूमि क्रय कर लेनी चाहिए। कि एक उसने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल कर दिया, उसको सेल करके पूंजी लाभ हुआ, और अब करदाता यदि चाहता है कि इस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से होने वाले पूंजी लाभ पर कर ना देना पड़े, तो उसे एक अन्य कृषि भूमि 2 वर्ष के अंदर प्राप्त कर लेनी है, खरीद लेनी है। नई कृषि भूमि जो खरीदेगा उसकी वास्तविक लागत जो होगी या पूंजी लाभ जो दोनों में कम हो वो कर मुक्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे धारा 54 में था, अर्थात माना करदाता ने एक कृषि भूमि जो शहरी क्षेत्र में स्थित थी उसको हस्तांतरित करके उसको बेचकर 5 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया, और करदाता बेचने की तिथि से 3 माह के अंदर एक नई कृषि भूमि खरीद ले रहा है 8 लाख रुपए की। तो नई भूमि 8 लाख रुपए की है और पूंजी लाभ कितने का था, 5 लाख रुपए का था, तो 5 लाख रुपए जो था वो कर मुक्त हो जाएगा, अधिक नहीं कर मुक्त होगा उससे अधिक। और इसी उदाहरण में यदि हम यह माने कि नई खरीदी गई भूमि 3 लाख रुपए की है, तो उस दशा में लाभ 5 लाख रुपए का है और नई भूमि 3 लाख रुपए की है, तो दोनों में कम क्या है, 3 लाख रुपए, केवल 3 लाख रुपए कर मुक्त होगा। 5 लाख में से 3 लाख रुपए घटाने के बाद शेष राशि 2 लाख रुपए जो होगी वो कर योग्य पूंजी लाभ मानी जाएगी। अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को सेल किया जाए और सेल करने के ट्रांसफ़र करने के 2 वर्ष के अंदर नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली जाए। नई भूमि खरीदते समय ये बाध्यता नहीं है कि वो अर्बन एरिया में हो या रूरल एरिया में हो, शहरी क्षेत्र में भी खरीद सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी, गैर शहरी क्षेत्र में भी नई भूमि क्रय की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा है 54D। 54D हमारा किससे संबंधित है, औद्योगिक भूमि या भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से होने वाला पूंजी लाभ। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, और इनका क्या हुआ, कंपल्सरी एक्विजिशन। तो कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। ये सभी करदाताओं पर लागू होती है, चाहे इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, कंपनी हो, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ एसएसी, सब पर ये लागू होगी। ऐसे औद्योगिक भूमि व भवन जो कि
हस्तांतरण की तिथि से पूर्व के 2 वर्षों तक उद्योग में काम आ रहे हों, उनमें उद्योग चल रहा हो और उनका किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण हो गया हो और उस अधिग्रहण होने से अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो, तब यह धारा लागू होगी। बात समझ लीजिए फिर से, शर्तें जितनी लिखी हैं सब पूरी होना जरूरी है, तभी इस धारा का लाभ प्राप्त होगा। भूमि व भवन उद्योग में काम आ रहा हो, अनिवार्य अधिग्रहण हुआ हो और अनिवार्य अधिग्रहण होने के कारण अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ हो। करदाता द्वारा औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण से 3 वर्ष के अंदर नई औद्योगिक भूमि या भवन प्राप्त कर लिया जाना चाहिए कि जो उसका भूमि व भवन अधिग्रहण हुआ है, उस अधिग्रहण की तिथि से 3 वर्ष के अंदर वो नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर कर ले, प्राप्त कर ले, खरीद ले। तो उस दशा में जो नई औद्योगिक भूमि व भवन होगा उसको प्राप्त करने की वास्तविक लागत या पूंजी लाभ की धनराशि जो दोनों में कम होकर मुक्त होती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धारा 54 और 54B में मैंने बताया आपको, ठीक 54D भी ऐसे ही है कि मान लिया कोई लैंड एंड बिल्डिंग कंपलसरी एक्वायर कर ली गई, कंपनसेशन मिल गया और इस प्रकार पूंजी लाभ हो गया 10 लाख रुपए का और करदाता 3 वर्ष के अंदर, अगले 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 2.5 वर्ष में नया लैंड एंड बिल्डिंग एग्रीकल्चर पर्पस से, इंडस्ट्रियल पर्पस से, औद्योगिक उद्देश्य से खरीद लेता है और उसकी धनराशि 8 लाख रुपए की है। तो 10 लाख रुपए उसका पूंजी लाभ हुआ था, 8 लाख रुपए का उसने नया भूमि भवन प्राप्त किया। तो जो दोनों में कम हो 8 लाख रुपए कर मुक्त हो जाएगा, शेष राशि 2 लाख रुपए कर योग्य हो जाएगी। और इसी उदाहरण में यदि करदाता द्वारा खरीदे गए, प्राप्त किए गए नए भूमि व भवन का मूल्य 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, 12 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए भी है, तो ये पूरी राशि कर मुक्त हो जाएगी 10 लाख रुपए, फिर वो कर योग्य कुछ भी नहीं होगा। आशा है समझ में आ गया होगा आपको। फिर समझ लीजिए, धारा 54 रिहायशी मकान से संबंधित है, धारा 54B अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड से संबंधित है, धारा 54D इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग के कंपलसरी एक्विजिशन से रिलेटेड है। ऐसे हमें याद करने एक एक करके। अगला महत्वपूर्ण है 54EC, धारा 54EC जो कि दीर्घकालीन भूमि व भवन के हस्तांतरण से होने वाले पूंजी लाभ पर विशिष्ट बॉन्ड में विनियोग करने के संबंध में है, विशिष्ट बॉन्ड में विनियोग करने से संबंधित है। यह धारा सभी करदाताओं पर लागू होती है। भूमि व भवन के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर लागू होती है कि जो हस्तांतरण हो वो किसका हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए, अचल संपत्ति का होना चाहिए। ये बाध्यता नहीं है कि रिहायशी हो या रिहायशी ना हो, वो गैर रिहायशी भी हो सकती है। देखिए धारा 54 में लिखा था रिहायशी, यहाँ रिहायशी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अचल संपत्ति होनी चाहिए, उसके हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर ये लागू होगा। 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, सेकंड पॉइंट में अचल संपत्ति और दूसरा दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर ही लागू होती है। करदाता द्वारा निर्धारित अवधि में विशिष्ट बॉन्ड, स्पेसिफाइड बॉन्ड में विनियोग किया जाना चाहिए। अब ये स्पेसिफाइड बॉन्ड क्या है? स्पेसिफाइड बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, आयकर बोर्ड द्वारा, CBDT के द्वारा नोटिफाइड कर दिए जाते हैं, जिनकी अवधि 5 वर्ष से अधिक होती है। करदाता द्वारा भूमि व भवन की हस्तांतरण की तिथि से 6 माह के अंदर, जिस तिथि पर करदाता ने भूमि भवन को हस्तांतरित किया है उस तिथि से 6 माह के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन आदि इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दीर्घकालीन बॉन्ड में निवेश किया जाना चाहिए। ऐसे बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड कम से कम 5 वर्ष का होना चाहिए। सदैव ऐसे बॉन्ड जो होते हैं वो 5 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाले होते हैं। नए बॉन्ड में विनियोग की धनराशि या पूंजी लाभ की धनराशि जो दोनों में कम हो, अधिकतम 50 लाख रुपए तक कर मुक्त होती है। देखिए यहाँ पे 3 बातें लिखी हैं, इसके पूर्व के में केवल 2 चीज़ें थीं। फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि गत वर्ष में किसी भूमि और भवन को हस्तांतरित करने से करदाता को 30 लाख रुपए का पूंजी लाभ हुआ और करदाता ने इस 30 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए के बॉन्ड खरीद लिए।
तो 20 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे तो खाली 20 लाख कटौती मिलेगी, बचा हुआ 10 लाख रुपए कर योग्य हो जाएगा। और अगर इसी एग्जाम्पल में ये माने कि 30 लाख रुपए का पूंजी लाभ हुआ और करदाता ने 40 लाख रुपए के बॉन्ड खरीद लिए तो कटौती केवल 30 लाख रुपए की मिलेगी। और अभी अगर इसको हम ऐसे समझें कि करदाता को भूमि भवन के हस्तांतरण से 80 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 80 लाख रुपए का पूंजी लाभ हुआ था, और यह दीर्घकालीन पूंजी लाभ जो 80 लाख रुपए का उसको हुआ है, उसने 80 लाख रुपए के पूंजी लाभ में से 60 लाख रुपए के बॉन्ड खरीद लिए। अब चूंकि 60 लाख रुपए राशि जो है 50 लाख रुपए से अधिक है, तो इसलिए अधिकतम कर मुक्त कितना होगा, 50 लाख होगा, ना कि 60 लाख रुपए। आशा है समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है अगला हमारा धारा 54F। नेक्स्ट सेक्शन 54 है 54F। रिहायशी मकान के अलावा, रिहायशी मकान के अतिरिक्त अन्य दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण होने पर पूंजी लाभ। देखिए धारा 54 और 54F बहुत महत्वपूर्ण है। 54 में रिहायशी मकान को हस्तांतरित किया जाता है, और यहाँ पर रिहायशी मकान के अलावा, रिहायशी मकान को छोड़ करके कोई अन्य दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति को हस्तांतरित करना है। आप आभूषण कर सकते हैं, अंश कर सकते हैं, कोई भी संपत्ति कर सकते हैं जो पूंजी संपत्ति में शामिल है, लेकिन वो रिहायशी मकान नहीं होनी चाहिए। यह धारा भी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति और एचयूएफ पर लागू होती है। करदाता द्वारा रिहायशी मकान के अतिरिक्त कोई भी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। करदाता के पास पूंजी संपत्ति को हस्तांतरण करने की तिथि पर एक से अधिक रिहायशी मकान संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तिथि पर करदाता अपने रिहायशी मकान को हस्तांतरित कर रहा है, उसके पास एक से अधिक रिहायशी मकान संपत्ति नहीं होनी चाहिए। करदाता द्वारा पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष के अंदर नया रिहायशी मकान भारत में क्रय कर लेना चाहिए, या 3 वर्ष के अंदर निर्माण करा लेना चाहिए। ठीक वैसी बात लिखी है जैसे धारा 54 में लिखी थी। यहाँ पर भी वही बात है कि जो भी संपत्ति वो ट्रांसफ़र कर रहा है, हस्तांतरित कर रहा है, उसको हस्तांतरित करने से 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष के अंदर नया रिहायशी मकान भारत में खरीद लेना है, या 3 वर्ष के अंदर निर्माण करा लेना है। भारत में कराना है, भारत के बाहर नहीं कराना है। यदि नए रिहायशी मकान को प्राप्त करने की लागत दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त शुद्ध विक्रय प्रतिफल से अधिक है या बराबर है, तो समस्त पूंजी लाभ कर मुक्त होता है। देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है, विक्रय प्रतिफल। अभी तक की धाराओं में पूंजी लाभ की बात थी, यहाँ पर विक्रय प्रतिफल की बात है। सपोज दैट, माना कि गत वर्ष में करदाता ने 50 लाख रुपए के आभूषण बेचे, 50 लाख के आभूषण बेचे, यह विक्रय प्रतिफल हो गया। और इन 50 लाख रुपए के आभूषण बेचने से करदाता को 10 लाख रुपए का पूंजी लाभ हुआ। आभूषण बेचने से जो 10 लाख रुपए का दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ है, करदाता ने गत वर्ष में एक 50 लाख रुपए का नया मकान खरीद लिया। तो देखिए, पढ़िए ध्यान से, करदाता यदि नए रिहायशी मकान को प्राप्त करने की लागत दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त शुद्ध विक्रय प्रतिफल से अधिक है या बराबर है, 50 लाख रुपए के आभूषण बेचे और 50 लाख रुपए का नया रिहायशी मकान खरीद लिया, तो इस दशा में समस्त पूंजी लाभ कर मुक्त हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल में यदि करदाता नए खरीदे गए मकान का मूल्य 60 लाख रुपए का होता, 70 लाख रुपए का होता, 50 लाख रुपए से अधिक का होता, तो भी पूरा जो पूंजी लाभ 10 लाख रुपए का था वो कर मुक्त हो जाएगा। बात को फिर समझ लीजिए, 50 लाख रुपए आभूषण बेचे थे, 10 लाख रुपए का पूंजी लाभ हुआ था, और 50 लाख रुपए का नया मकान खरीदा गया। तो चूंकि जितना विक्रय प्रतिफल है वही राशि नए मकान की है, उसके बराबर है, तो उस दशा में समस्त पूंजी लाभ 10 लाख रुपए कर मुक्त हो जाएगा। लेकिन यदि नए रिहायशी मकान को प्राप्त करने की लागत दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त शुद्ध विक्रय प्रतिफल से कम है, तो पूंजी लाभ आनुपातिक आधार पर कर मुक्त होता है। अर्थात एक फार्मूले के द्वारा प्रोपोर्शनेटली, आनुपातिक रूप से हम कटौती प्रदान करेंगे यदि नए मकान का मूल्य विक्रय प्रतिफल से कम है। जैसे हमने बताया था आपसे एग्जाम्पल में कि 50 लाख रुपए का मकान, 50 लाख रुपए के आभूषण बेचे गए,
50 लाख रुपए का आभूषण बेचने से 10 लाख रुपए का पूंजी लाभ हुआ और नया मकान हमने माना 25 लाख रुपए का लिया। 25 लाख रुपए का लिया तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ कितना हुआ था? 10 लाख रुपए का। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नए मकान को प्राप्त करने की लागत 25 लाख रुपए और शुद्ध विक्रय प्रतिफल कितना था? 50 लाख रुपए। तो 10 लाख को 25 लाख से गुणा करेंगे, 50 लाख से भाग करेंगे, 5 लाख रुपए आएगा और ये 5 लाख रुपए हमारा करमुक्त पूंजी लाभ हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं आनुपातिक रूप से कि हमने विक्रय प्रतिफल का आधा 50% भाग नए मकान में लगाया, तो इसलिए हमको पूंजी लाभ का भी आधा, 10 लाख का केवल आधा 5 लाख रुपए ही करमुक्त लाभ मिलेगा, करमुक्ति मिलेगी, उससे अधिक की नहीं मिलेगी। आशा है समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद 2 और बचे हैं हमारे। धारा 54G, औद्योगिक उपक्रम को शहरी क्षेत्र से स्थानांतरित करने के कारण पूंजी लाभ। किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को अर्बन एरिया से शिफ्ट किया जा रहा है नॉन अर्बन एरिया में, तो यह धारा भी सभी करदाताओं पर लागू होती है। करदाता द्वारा गत वर्ष में औद्योगिक उपक्रम में प्रयुक्त पूंजी संपत्ति जैसे प्लांट, मशीनरी, भूमि, भवन आदि को शहरी क्षेत्र से स्थानांतरित किए जाने की दशा में अल्पकालीन या पूंजी लाभ, अल्पकालीन दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर लागू होती है। करदाता द्वारा हस्तांतरण की तिथि से 1 वर्ष पहले या 3 वर्ष के अंदर अन्य क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु पूंजी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, प्लांट या मशीनरी का क्रय कर लेना चाहिए, स्थापना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार औद्योगिक उपक्रम स्थानांतरित करने व नई पूंजी संपत्ति प्राप्त करने की लागत या पूंजी लाभ की धनराशि जो दोनों में कम हो करमुक्त होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे धारा 54B थी, 54D थी, वैसे 54G है। बस यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल यूनिट को, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शहरी क्षेत्र से शिफ्ट किया जा रहा है गैर शहरी क्षेत्र में। धारा 54G नेक्स्ट है हमारा, बिल्कुल सेम 54G की तरह से है। यहाँ पर भी किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, औद्योगिक उपक्रम को शहरी क्षेत्र से विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने के कारण होने वाले पूंजी लाभ पर यह प्राप्त होती है। देखिए वहाँ पर शहरी क्षेत्र से कर रहे थे गैर शहरी क्षेत्र में, यहाँ पर शहरी क्षेत्र से कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, विशेष आर्थिक क्षेत्र में। खाली इतना ही अंतर है, बाकी सभी शर्तें समान हैं, सभी करदाताओं पर लागू होती है। करदाता द्वारा शहरी क्षेत्र से इंडस्ट्रियल यूनिट को सेज में, विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने पर होने वाले अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर यह धारा लागू होती है। करदाता द्वारा हस्तांतरण की तिथि से 1 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष के अंदर विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु पूंजी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, प्लांट या मशीनरी का क्रय या स्थापना की जानी चाहिए। औद्योगिक उपक्रम स्थानांतरित करने व नई पूंजी संपत्ति प्राप्त करने की लागत या पूंजी लाभ जो दोनों में कम हो करमुक्त होता है। सभी शर्तें बिल्कुल वैसी ही जैसे धारा 54G में थी और यही बातें 54B और 54D में भी बिल्कुल इसी तरह की थी। बहुत अधिक विस्तार से कोई परिवर्तन नहीं आया है इसमें, केवल उद्देश्य ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ हमारी हस्तांतरित हो रही है, क्या हमें नया विनियोग करना है और कितने समय के अंदर करना है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण धाराएं हमारी धारा 54 की पूरी हो गई हैं। एक विशेष बात इसमें और है, पूंजी लाभ खाता योजना, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, इसके बारे में जानते हैं। भारत सरकार द्वारा पूंजी लाभ खाता योजना वर्ष 1998 में प्रारंभ की गई थी। यदि करदाता धारा 54, 54B, 54D, 54F, 54G एवं 54GA के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन गत वर्ष में आय का विवरण जमा करने की निर्धारित तिथि तक नियमानुसार विनियोग नहीं कर पाता है, नई संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। देखिए आप गौर कीजिएगा, धारा 54, 54B, 54D, 54F, 54G और 54GA, इनमें करदाता को नई पूंजी संपत्ति प्राप्त करने, निर्माण कराने, क्रय करने या उसमें विनियोग करने के लिए भविष्य का समय दिया गया था कि अगले 2 वर्ष में, अगले 3 वर्ष में क्रय कर ले, बनवा ले, खरीद ले, प्राप्त कर ले, स्थापित कर ले। तो उस दशा में वो चाहता तो है कि हम इसको अगले 2 वर्ष में नया रिहायशी मकान खरीद लेंगे, अगले 3 वर्ष में नया रिहायशी मकान निर्माण करवा लेंगे, लेकिन जिस गत वर्ष में वह संपत्ति को हस्तांतरित कर रहा है उस गत वर्ष में तो वो
ये काम नहीं कर पा रहा है और वो भविष्य में समय सीमा के अंदर इसको खरीद लेना चाहता है। तो यहाँ पर एक विकल्प प्रदान किया गया है करदाता को कि वो आय का विवरण जमा करने की तिथि जो होती है 31 जुलाई या 30 सितंबर जैसी भी स्थिति है, उससे पहले अगर वो निर्धारित विनियोग नहीं कर पा रहा है, निर्धारित संपत्ति खरीद नहीं पा रहा है, तो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसकी शर्तें पूरी करके पूंजी लाभ को कर मुक्त कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए करदाता भारत के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पूंजी लाभ खाता योजना में खाता खोलकर पूंजी लाभ की अप्रयुक्त धनराशि देय तिथि से पूर्व जमा कर सकता है। इस प्रकार जमा की गई धनराशि गत वर्ष में पूंजी लाभ से कर मुक्त होती है। बात मेरी फिर समझ लीजिए। जैसे हमने बताया आपको धारा 54 में रिहायशी मकान बेचकर रिहायशी मकान खरीदना है और 3 वर्ष के अंदर बनवा लेना है या 2 वर्ष के अंदर खरीद लेना है। अब करदाता ने गत वर्ष में मकान बेच दिया, लेकिन वो ढूंढ रहा है और उसको नया मकान नहीं मिल पा रहा है, खरीद नहीं पा रहा है। वो ये चाहता है कि जो पूंजी लाभ हुआ है उस पर उसे कर ना देना पड़े, धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्त छूट का लाभ उठा ले। तो उसे क्या करना है, जिस दिन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, आय का विवरण दाखिल करेगा या उसकी जो अंतिम तिथि होगी उसके पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट ओपन करके पूंजी लाभ की राशि को उसमें जमा कर दे, इस उद्देश्य से कि हम आगे आने वाले समय में निर्धारित समय सीमा के अंदर मकान बनवा लेंगे या खरीद लेंगे। तो इस प्रकार जो भी धनराशि वो जमा करेगा वो गत वर्ष में कर मुक्त हो जाएगी और उसे उस पर कर नहीं देना पड़ेगा, कर मुक्त का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार करदाता धारा 54 का लाभ ले सकता है, 54B का लाभ ले सकता है, 54D का लाभ ले सकता है, 54G का लाभ ले सकता है। करदाता को इस खाते में जमा धनराशि निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले निर्धारित पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने में प्रयोग कर लेनी चाहिए। अर्थात गत वर्ष में करदाता ने जो धनराशि इस खाते में जमा करी है उसको निर्धारित समय के अंदर, धारा 54 में 3 वर्ष का समय खरीदने के लिए है, तो 3 वर्ष के अंदर उसको मकान बनवा लेना है। ठीक है। यदि करदाता निर्धारित अवधि में इस योजना के अंतर्गत जमा समस्त राशि नियमानुसार प्रयोग में नहीं लाता है, जिस उद्देश्य से उसको विनियोग करना है, नियमानुसार प्रत्येक धारा में नियम लिखा हुआ है, उसके अनुसार प्रयोग में नहीं ला रहा है, तो निर्धारित अवधि समाप्त होने वाले गत वर्ष में शेष धनराशि कर योग्य पूंजी लाभ मानी जाती है। अर्थात करदाता ने जमा तो कर दिया कि हम अगले 3 वर्ष में मकान बनवा लेंगे, 2 वर्ष में खरीद लेंगे, 3 वर्ष बीत गए, समस्त राशि का प्रयोग नहीं कर पाया, मकान नहीं खरीद पाया, मकान नहीं बनवा पाया, तो जिस गत वर्ष में यह समय सीमा समाप्त होगी उस गत वर्ष में वह राशि कर योग्य हो जाएगी एज ए कैपिटल गेन पूंजी लाभ के रूप में। ठीक है। प्रत्येक में धारा में समय लिखा हुआ है। 54B में कृषि भूमि के लिए समय लिखा है, 54D में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए समय लिखा हुआ है। सब में समय निर्धारित है। उस समय सीमा में निर्धारित जिस उद्देश्य के लिए वो है धारा, उसी उद्देश्य में उसको प्रयोग करना है, अन्य किसी कार्य में प्रयोग नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा। धारा 54EC में बॉन्ड खरीदने में जहाँ 6 महीने का समय होता है, वहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। 54EC में इसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। यदि करदाता की मृत्यु हो जाती है इस बीच में और उसके उत्तराधिकारी को वो धन प्राप्त होता है, तो उस उत्तराधिकारी के लिए राशि कर मुक्त होती है, कर योग्य नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने आज कर मुक्त पूंजी लाभ से संबंधित विभिन्न धाराएं समझी और पूंजी लाभ शीर्षक में कर योग्य आय की गणना करने से संबंधित तीसरे वीडियो में आपने संपूर्ण प्रक्रिया को समझा और आशा है संपूर्ण प्रक्रिया समझ करके पूंजी लाभ की गणना करना, अल्पकालीन दीर्घकालीन पूंजी लाभ की कर योग्य राशि को ज्ञात करना आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आपकी समस्या या सुझाव होने पर आप व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा, ईमेल के द्वारा सूचित कर सकते हैं। आपका सदैव स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।